हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के नए वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी उसमें अभी इम्पॉर्टेंट कुछ 9th क्लास के वीडियो आने थे। इसमें 10th का थोड़ा वीडियो बीच में गैप हो गया था, तो उस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्लास 10th जो बोर्ड टर्म 2 एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको बेसब्री से इंतजार होगा कि ये चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी तक हम लोग 12 हिस्सों में यानी 12 वीडियो आप इस चैप्टर का देखे हैं। चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीयता की उदय कैसे हुआ था, उसके अभी तक 12 वीडियो आप सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंगली आपने देखा है। आज जो आप देखेंगे न्यू टॉपिक्स जो है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका जो एक लिमिटेशन था, उस लिमिटेशंस में कहां तक क्या आगे आंदोलनों में गांधी जी के द्वारा क्या ऐसा कितनी आंदोलन को तेजी दिया गया, उसकी रूपरेखा क्या थी, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको अभी शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए आप एनसीईआरटी के कंटेंट के अकॉर्डिंगली इसको देखें। तो हम लोग देखेंगे अभी द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। इस टॉपिक को ध्यान से समझने की जरूरत है। इस टॉपिक में है द नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। मीन्स इसका कहने का मतलब हो गया कि स्वराज के लिए मतलब कि आज़ादी के लिए सभी जो ग्रुप्स थे उस समय सभी लोग एक साथ मूव नहीं हुए। कुछ एक ग्रुप्स ही थे जो मूव हुए। बहुत सारे लोग एक दूसरे का देख रहे थे कि कितना कौन इसमें सहयोग कर रहा है। वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स। अब अनटचेबल छुआछूत इसका मतलब होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ ये नहीं हुआ है वो छुआछूत नहीं जो SC ST से जो एक जमाने में लोग किया करते थे, वो छुआछूत नहीं। यहाँ अनटचेबल मतलब टच ही नहीं हुआ, एक ऐसा ग्रुप था जो इस आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। दिस इज कॉल्ड द अनटच, हु फ्रॉम अराउंड द 1930। और मैं आपको फिर से एक बार ताजा कर दूं, ये वीडियो नंबर 13 है, 13 है। इस वीडियो में आप जो उसके पहले भी देखे हैं 1930 से 1940 की पूरी घटनाक्रम का डिस्कशन है। अभी वीडियो नंबर 1 से लेकर लास्ट जितने वीडियो देखेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया का मेन जो पार्ट और टाइम है इस एनसीईआरटी के पैटर्न्स में बुक्स में 1930 से लेकर 1940 का टाइम पीरियड है। So 1930 had began to call themselves Dalit or oppressed. For long, the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis. Sanatanis, the conservative high caste Hindus. कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज मतलब कि ऐसे उच्च जाति के लोग जो कंजर्वेटिव विचारधारा के हिंदुओं में जो थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि क्या देश में हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी रूढ़िवादिता विचारधारा के लोग थे। हाँ, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ द अनटचेबिलिटी वाज नॉट इलिमिनेटेड। यानी कहीं ना कहीं अगर स्वराज की बात हो रही है, आज़ादी की बात हो रही है, अगर छुआछूत नहीं खत्म होने वाला है हमारे देश में, तो अगले और 100 साल तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा, आज़ादी नहीं मिलेगी। सो ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स। तो उसको क्या उन्होंने कहा? हरिजन्स कहा। हरि मतलब भगवान होता है और जन मतलब लोग, भगवान के लोग मतलब हरिजन्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड्स को आप जो इसको इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे इस हिसाब से कि जो हरिजन्स है यानी अनटचेबल का मीनिंग हो जाता है दूसरी भाषा में अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी, तो अनटचेबल का मतलब हो जाता है यहाँ पर हरिजन्स। दूसरी चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि और द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। एक मिनट आपको थोड़ा जूम कर दें जिससे कि आपको आसानी होगी, बहुत आसानी से आप इसको देख पाएंगे। और ये ऐसे देखिए तो इस हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड और ज़्यादा बढ़िया से आपको स्क्रीन पे समझ में आएगा। ये देखिए क्लियर हो रहा है, क्लियर आप देख पाएंगे। सो और द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड
organized satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools. He himself cleaned toilets to dignify the work of the भंगी। देखिए एक अलग प्रकार का कम्युनिटी और जाति कह सकते हैं जिसका नाम था भंगी। तो ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट, वो अपने आप अपने टॉयलेट को साफ करते थे। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निटी द वर्क ऑफ द भंगी, उसको इंग्लिश में स्वीपर कहते हैं हम लोग। ये भी तकबा था, ये तबका ये तबका जो था वो अछूत था, और अछूत के साथ साथ ये स्वराज में भाग ही नहीं लिया, ये भी कह सकते हैं आप। So and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability, but many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community. तो बहुत सारे ऐसे दलित लीडर्स थे जिसमें अलग अलग राजनीतिक जो समस्या के समाधान था उसको खोज रहे थे, बट मिल नहीं पा रहा था। दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उस समय भी लोग मांग कर रहे थे शैक्षणिक संस्थाओं में अलग से उनको सीट को रिजर्व किया जाए। दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अ सेपरेट electorate that would choose Dalit members of legislative council. political empowerment। तो ये भी जो बात हो गई political empowerment, they believed would resolve the problem of their social disability। तो उनको विश्वास था, they believed would resolve the problem of their social disability। Dalit participations in the civil disobedience movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region, where their organization was quite strong। quite मतलब थोड़ा और मजबूत हो गया। तो ये जो दलितों का हरिजन जिसको गांधी जी ने नाम दिया था, इनके हिस्सेदारी से देश में और ज़्यादा मजबूती मिली इस आंदोलन का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। और ख़ास करके महाराष्ट्र का जो नागपुर है रीजन क्षेत्र था, वहाँ पर इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते थे। बाद में चलकर मैं बता दूं, दो चार ऐसे नाम आप सुनेंगे, जैसे सुशील कुमार शिंदे का नाम सुने होंगे अगर आप लोग, तो महाराष्ट्र से हैं और हमारे आज से 15 साल पहले गृह मंत्री थे हमारे देश के। तो कहीं ना कहीं ये सब कम्युनिटी वहाँ पर खासा था और लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन बाद में चलकर काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और बढ़ा। उसी एरिया से बिलोंग करने वाले आपको ये जान सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज द Dalits into the Depressed Classes Association in 1930। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे who organized the Dalit into Depressed Classes Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात जो हो रही, इसको मैं समझा दूं कि 1930 में महात्मा गांधी मीटिंग में भाग लिए। राउंड टेबल मतलब अंग्रेजों के साथ मीटिंग होता था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित। और इस पर ये हो गया कि दलितों के लिए अलग से चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव में सारे पार्टिसिपेशंस के लिए हिस्सेदारी हो, उनको सीट रिजर्व हो। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, ब्रिटिश सरकार जो थी अंबेडकर की मांगों पर विचार करने लगी, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी बिगैन अ फास्ट अनटू डेथ। तो गांधी जी क्या हो गया कि वो हड़ताल पर चले गए, भूख हड़ताल। और he believed the separate electorals for Dalit would slow down the process of their integration into society। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने,
कि ये अलग से जो दलितों की मांग रखी जा रही है इलेक्ट्रल में, मतलब चुनाव प्रक्रिया के लिए, चुनाव में, ये ठीक नहीं है। ये हमें कमजोर कर देंगे, हमारा आंदोलन को क्या कर देंगे, कमजोर कर देंगे। और ये मांग थी, अंबेडकर की मांग थी कि ये पिछड़े हुए हैं ज़्यादा लोग हमारे समाज में, इनको अलग से इनको फैसिलिटी नहीं दी गई। तो ये यहाँ पर चल रहा सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन। एट लास्ट अंबेडकर ने गांधी जी की बात को मान लिया एंड द रिजल्ट वाज द पूना एक्ट। पूना जो अभी पूना है लिखा हुआ है, पुणे लिखा जाता है PUNA, पुराना नाम उनका पूना है, वही शहर है। सो पूना पैक्ट कहा जाता है। कहाँ वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, पूना पैक्ट, एक ये हुआ था मीटिंग में, एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। I gave the depressed classes latter to be known as the scheduled caste reserved seat in provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electoral. The Dalit movement, however, continued to be apprehensive. The Congress लेड नेशनल मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं जो दलितों का आंदोलन था, कंटिन्यू टू बी एप्रिहेसिव द कांग्रेस लीडर नेशनल मूवमेंट। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement। तो कुछ और भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। यानी असहयोग आंदोलन के कमी होने के कारण, कमजोर होने के कारण आप बोल सकते हैं, डिक्लाइन मतलब कमजोर होना, कमजोर होने के कारण नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, a large scale sections of Muslim felt alienated from the Congress. From the mid 1920, the Congress came to be moved visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups। in 1920 में, mid 1920 the Congress came to be more visibly, कांग्रेस ज़्यादा एक्टिव हो गया with openly Hindu religious nationalist groups like the हिंदू महासभा। तो इन्होंने एक हिंदू महासभा बुलाई, सिर्फ हिंदुओं की मीटिंग हुई। ये देखिए, ये कितने अपने आप में वहीं पर एक ये हो गया था। एज रिलेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सेंट, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेसन विथ मिलिटेंट फेवर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लासेस। तो एक आंदोलन हुआ और एक उसी समाज से कुछ उपद्रवी लोग जो थे, वो हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल एकता थी उसको डिस्टर्ब करने का काम किया। और ये हर बार ऐसा होते रहता है, आपसी सहमति नहीं होती है। एंड राइट्स इन वेरियस सिटीज, सो एवरी राइट डिपेंडेड the distance between two communities, the Congress and Muslim League, the Congress and Muslim League। देखिए, दो पार्टियां थी, आपको फिर से याद दिला दूं, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू नेगोशिएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव, मोल भाव करना, ये डेट की हो, पैसा को हो, जो भी हो, और मतलब दोबारा, एन अलायंस। एंड इन 1927 इट appeared that such a unity could be forged। The important differences were over the questions of representation in the future assemblies that were to be elected। मोहम्मद अली, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना की बात आ गई और आप यहाँ देख सकते हैं। तो
मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, जो अभी आप आगे देखने वाले हैं, तो यहाँ पर ये देखिए जो मोहम्मद अली, इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये एक फिगर है। इस फिगर के माध्यम से आप इसको देखिए, तो ये महात्मा गांधी आपको दिख रहे होंगे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, और तीसरे हैं अबुल कलाम आज़ाद, इनका नाम है। तो ये तीन फ्रीडम फाइटर ही बोलिए इनको, स्वतंत्रता सेनानी बोलिए, ये तीनों जो है कांग्रेस के लीडर है। और मैसेज क्या है, तो फिगर नंबर 10, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सही मैंने बोला, एट सेवाग्राम आश्रम है ये, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। 1935 में एक मीटिंग से निकल रहे हैं। और मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं इनमें महात्मा गांधी का, तो गांधी को देखिए, जो अलग अलग लोग हैं, इन तीनों लोगों में अलग अलग जो परिधान है, पोशाक है, इससे साफ झलकता है कि अलग अलग अपनी आइडेंटिफिकेशन। गांधी जी एक धोती में पूरा उनका बॉडी ढका हुआ है, और देखिए उनका जो चप्पल है वो अलग चप्पल है। और मैं ये भी इसका जिक्र कर दूं, अगर किताबों में जो मैं देखा है मैंने, तो ये जो टायर वगैरह जो होता है, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों का टायर कट करके उसका स्लीपर बनता है, वही स्लीपर वो पहने हुए हैं यहाँ पर, जिसको इसके बाद यार इनको देखिए, पंडित नेहरू की कितनी महंगी कपड़ा दिख रहा होगा आपको, वाइट कलर का एकदम कुर्ता धोती एंड चादर, उनकी टोपी, ये नेहरू टोपी। और कलाम साहब का भी देखिए, अबुल कलाम आज़ाद भी अच्छे संभ्रांत परिवार से थे, इनका जैकेट और कोट, इनकी टोपी। तो इस तरह से, लेकिन आगे जो हिस्सा मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है, तो जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, was willing to give up the demand for separate electorate if Muslim were assured। तो जिन्ना ने अलग से इसकी मांग रखी कि जिन्ना की मांग थी कि एक अलग से हमें मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी। जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी जैसे चुनाव प्रक्रिया में हरिजन लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए अंबेडकर ने मांग रखी थी कि उनको अलग से इलेक्ट्रिक प्रक्रिया में भाग लेना है, और वो लोग जो हैं उसका हिस्सा रहेंगे। तो इस तरह से मैं बता दूं आपको, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुसलमानों की तरफ से एक अपना अलग से इलेक्ट्रल पॉलिसी की मांग रखी, भागीदारी की, परसेंटेज की, इतने परसेंट लोग मुसलमान लोग, इफ़ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली, यानी संसद में मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाए, देन ओके। इफ़ मुस्लिम वर एश्योर्ड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से एक अलग सेपरेशन की बीज बो दी गई थी। इफ़ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ टू पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, और जो भी मुस्लिम आबादी वाला जो एरिया था, जैसे बंगाल एंड पंजाब की बात हो रही है, तो ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक तो डिमांड ये हो गया। दूसरा है नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1920 disappeared when M.R. Jayakar, the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts to compromise। तो 1928 में इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में, इस मांग को मना कर दिया गया कि जो मोहम्मद अली जिन्ना का मांग था कि अलग से मुसलमानों के लिए इलेक्ट्रल की मांग की जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। जैसे गांधी जी ने कहा भाई कि दलितों के लिए अलग से नहीं हो सकता है, तो आपके लिए कैसे हो सकता है? जब एक डिपोज अलग हुआ तो इसको भी मान लीजिए, एक राष्ट्र, एक नियम, एक सब कुछ होनी चाहिए। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities alienated from the Congress. Large sections of Muslims could not respond to the call of or a united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals
बहुत सारे जो मुस्लिम नेता थे और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इंटेलेक्चुअल उसी को कहते हैं, expressed their concern about the status of Muslim as an minority within India. तो यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा इंडिया, they feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of the Hindu majority. यानी ये लोगों का एक अलग सा डर सता रहा था कि हिंदुओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि मुसलमानों का डिमांड जो है वो पूरा नहीं होगा। इसमें जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये देखिए जो ये पोर्शन है यहाँ पर, दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो सोर्स डी को देखिए, इन 19 जस्ट ए मिनट, in 1930 सर मोहम्मद इकबाल, in 1930 सर मोहम्मद इकबाल as president of the Muslim League reiterated the importance of separate electorates for the Muslims as an important safeguard for their minority political interest. His statement is supposed to have provided the intellectual justification for the Pakistan demand that came up in subsequent year. This is what he said. क्या उन्होंने कहा था 1930 में मोहम्मद इकबाल ने, प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, और फिर से उस बात को उन्होंने रखा कि भाई हम लोग अगर नहीं मिलता है जो मांगे रखे हैं तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और इन्होंने कहा, यहाँ पर एक वर्ड आ गया, यहाँ पर फिर से ध्यान से समझने की ज़रूरत है। His statement is supposed to have provide the intellectual justification for Pakistan demand. तो इससे अच्छा है कि अलग मुल्क ही हम लोग ले लें जब हमारी बात ये लोग नहीं मानते हैं तो। Justification the Pakistan demand that came up in the subsequent years. This is what he said. क्या उन्होंने कहा था? I have no hesitation, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। I have no hesitation in declaring that if the principle that the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homelands is recognized as the basis of a permanent communal statement. He will be ready to stake his all for the freedom of India. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितने सारे हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल सेटलमेंट हुए थे इससे पहले, he will be ready to stake his all of the freedom of India. His principle that each group is entitled to free development on its own lines is not inspired by any feeling to narrow communalism. A community which is inspired by feeling of ill will towards other communities in low and ignoble. I in turn entertain the highest respect for the customs, laws, religious and social institutions of other communities. तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो दूसरे धर्म के जो भी रीति रिवाज है, समूह है, सबको आदर करते हैं हम। ने इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, इट इज़ माई ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द कुरान even to defend their place of worship if need be,
येट आई लव द कम्युनल ग्रुप, जबकि येट आई लव द कम्युनल ग्रुप विच इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर एंड विच हैज formed me what I am by giving me its religion, its literature, its thought, its culture, and thereby its whole past as a living operative factors in my present consequences। तो ये सारी चीज़ों को बता रहा, हमारी सोच, हमारी आज़ादी, ये सब चीज़ जो है। तो यहाँ पर एक और बात समझने की ज़रूरत है कि कम्युनलिज्म in its higher aspects then indispensable to the formation of a harmonious whole in a country like India। तो कम्युनलिज्म जो मतलब कम्युनल जो रंग दिया जाता है कि किसी एक जाति, किसी एक धर्म के ही लोग पर ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, उसको कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो कम्युनलिज्म इन इट्स हायर एस्पेक्ट्स देन indispensable to the formation of a harmonious whole in the country like India, the units of Indian society are not territorial as in European countries। The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of communal groups। The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is therefore perfectly justified। The Hindu क्या सोचते थे? The Hindu thinks that separate electorate are contrary to the spirit of true nationalism। यानी हिंदुओं का सोचना था कि अलग अलग सब लोग अपने इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं, तो ये हमारे देश में एक जो राष्ट्रीयता की भावना है वो उसकी जो जोश है वो कम पड़ जाएगी। बिकॉज द अंडरस्टैंड द वर्ड नेशन टू मीन अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality। Such a state of things however does not exist। जबकि ऐसी बात नहीं है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ racial एंड रिलीजियस वैरायटी। मतलब भारत का देश जो है अलग अलग प्रकार के कलर्स जो है, कोई खास ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरा देश पूरा कलर जो लोगों की जनता है वो ब्लैक एंड वाइट है या पूरा गोरा है। हर स्टेट में अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग धार्मिक भावनाएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध, पारसी। उसी तरह से भाषाई बदलाव है। अगर आप चेन्नई तरफ जाएंगे तो उधर सांवले लोग ज़्यादा मिलेंगे, चेन्नई और केरल की बात करें, और अगर तमिलनाडु की बात करें आंध्रा में, तो फिर नॉर्थ इंडिया अलग। जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो एकदम वाइट होते हैं लोग बर्फ में। तो ये जो रेशियल डिफरेंसेस है यहाँ पर, ये अपने आप में एक वैरायटी है, रेनबो कलर्स कहा जाता है इसको। सो एड टू दिस द जनरल इकोनॉमिक इंफीरियरिटी ऑफ द मुस्लिम, देयर एनॉर्मस डेप्थ, जितने सारे कर्ज हैं, देयर इनॉर्मस डेप्थ स्पेशली इन द पंजाब एंड देयर insufficient majorities in some of the provinces as at present constitute, and you will begin to see clearly the meaning of our anxiety to retain separate electorates। तो कहीं ना कहीं ये जो चल रहा था प्रोसेस, इसमें लोग चाह रहे थे कि एक अलग से ये हो जाए, आंदोलन का हिस्सा बने। जिस हिसाब से मैं बता दूं आपको, इसके बाद हम लोग ये जो नया सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट्स है, जिसमें कि हम लोग आगे अभी देखेंगे। ये चैप्टर्स हम लोग को कंप्लीट, इट्स वेरी लॉन्ग चैप्टर्स, तो इसमें आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा इसमें कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कमज़ोर करने का जो काम हुआ, जो महात्मा गांधी चला रहे थे, उसमें दो बार इसमें डिस्टर्बेंस हुआ। एक बार भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ, उन्होंने अपने जो दलित समुदाय के लोग थे उनकी मांगों के लिए इलेक्ट्रल
पॉलिटिक्स में, चुनावी अभियान में उसमें अलग से मांग रखे। उसके बाद उनको किसी तरह से समझाया गया, मनाया गया। उसके बाद सर मोहम्मद इकबाल ने 1930 में फिर से उन्होंने अलग से एक मांग रखा लोगों ने, मुसलमान समुदाय ने। और फाइनली जिन्ना ने इन पर नहीं हम लोग को बात बन पाई तो उन्होंने अलग पाकिस्तान की राग अलापने लगे। तो ये कहने का सेंस यहाँ ये पर है कि हर बार कहीं ना कहीं कलेक्टिव जो कमजोरी करने का हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और हर बार फिर हिंदुओं से बात हुई कि हिंदू महासभा की मीटिंग हुई, उसमें भी उनको ये हुआ कि भाई तुम लोगों ने कहा कि नहीं दिस इज नॉट। तो इस तरह से आज हम लोग पूरा ये देखें और कल हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक, न्यू पॉइंट के इसमें अगला जो है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो ये वीडियो नंबर 14 के बाद और भी 1-2 वीडियो आएंगे जो इस चैप्टर को कंप्लीट होगा। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि स्मॉल जो अभी आप लोग जो पोर्शन देखेंगे तो एक स्पेसिफिक चैप्टर बनेगा। जैसे सिविल डिसोबीडियंस का ये जो चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ कि इसमें क्या क्या इसके डिमेरिट्स थे, क्या क्या बाधाएं आई, ऑब्स्टेकल क्या था, व्हाट वाज द ऑब्स्टेकल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये एक क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये देंगे कि अंबेडकर के द्वारा बाधाएं आई, फिर मुस्लिम लीग के द्वारा बाधाएं आई, हिंदू महासभा भी बाधाएं के द्वारा भी उनके ऑब्स्टेकल आए, उसको आप लिख सकते हैं और टाइम पीरियड के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप जो चैप्टर पढ़े हैं ये आपको पूरा समझ में आया होगा। और कल हम लोग देखेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।